For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Shall we let's revise the last class, okay, and then we'll go further. So what we have done in the last class, do you remember that? हम लोगों ने we have started with chapter number 2. चैप्टर 1 हमने नहीं करा है, हम सीधा चैप्टर 2 पे कर रहे हैं. और चैप्टर 2 कितने मार्क्स का, वेटेज एंड ऑल आई हैव टोल्ड यू. और चैप्टर 2 में मैंने सिर्फ 2 ही बात कराई है, ज्यादा कुछ नहीं. बेसिक हमने डिमांड के बारे में जाना, आपको याद आ रहा है? तो व्हाट वी हैव लर्न इन डिमांड, हाउ द डिमांड इज क्रिएटेड. 3 वर्ड्स. Yes, please. Desire plus ability plus willingness. The demand is created. Then we have how the demand is expressed. Price, quantity and time. इससे हमने क्या देखा, डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. फिर मैंने बोला डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जिसमें से मैंने आपको एक वेरिएबल कराया था, प्राइस. यहां पे मैंने आपको सिंपल सिखाया, प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, डिमांड गिरी. बाकी सारी चीजों को हमने क्या कर दिया था, सेट्रिस पैरेबस यानी कि कांस्टेंट. इतना पढ़ा था, ये लास्ट क्लास का ही पढ़ा है. सेकंड हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. यहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट कराया था, सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट गुड्स को हमने एक और नाम से देखा था, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिंग गुड्स. ये आता है पेपर में, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिंग गुड्स. और ये कैसे गुड्स हैं, विच कैन रिप्लेस ईच अदर. और यहां पर हमने क्या देखा था, बताइए आप, यहां पर क्या देखा था? एक तरफ हमने देखा, एग्जाम्पल लिया था, डायग्राम बनाया था हमने लास्ट क्लास में, एक तरफ कोक, एक तरफ पेप्सी. तो मैंने क्या बोला, 10, 100, 10, 100. ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है. अब प्राइस ऑफ पेप्सी 10 से कितना हो गया, 8. अब प्राइस ऑफ कोक अभी भी 10 है. तो ऑटोमेटिकली कोक के कस्टमर्स किसके पास चले जाएंगे, पेप्सी के पास. तो कितने हो जाएंगे, यहां पे 160 कर दिया और यहां पे कितने रह गए, 40. सो व्हाट हैपन, एक का प्राइस गिरा, दूसरे की डिमांड गिरी. कैसा रिलेशन, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन. ये पढ़ा था, इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था. और लास्ट क्लास में हमने वैसे इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑल देखा. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आर यू रेडी एवरीवन? चलिए. सो पॉइंट सेकंड का बी पार्ट, पॉइंट नंबर सेकंड का बी पार्ट. तो सेकंड के बी पार्ट में क्या है, अभी आपने लास्ट क्लास में देखा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 पार्ट, वन इज सब्स्टिट्यूट एंड अदर इज कॉम्प्लीमेंट्री. तो आप भी हमने क्या देखना है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो सेकंड हम देखने जा रहे हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नाउ व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री? यस प्लीज, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री? अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स कब बोले थे, जब दोनों में सेम सेटिस्फैक्शन था. 2 गुड है, दोनों में सेटिस्फैक्शन सेम है, तभी तो हम लोग रिप्लेस करेंगे, वरना काय को रिप्लेस करेंगे. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे होते हैं, विच आर यूज टूगेदर, विच आर यूज टूगेदर. नाउ व्हाट आर द गुड्स दैट यू यूज टूगेदर? डू यू यूज दैट इंक, विथ इंक पेन यूज करते हो आप? वही सचमुच दिल में सोच के बताओ जो आप यूज करते हो. प्रैक्टिकली सोचो, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं एंड इट इज ऑल प्रैक्टिकल. चलो हाँ जी, कार, पेट्रोल हम इकट्ठे, ब्रेड के बिना, सॉरी तुमको यहाँ पे ब्रेड एंड बटर मैं इसलिए लिख रही हूं, यानी तुम ब्रेड बटर के बिना खा नहीं सकते, ऐसा तुम कह रहे हो. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. और बोलो जिसके बिना, चलो कार एंड पेट्रोल को हम विच आर यूज टूगेदर. पर कार शुड बी पेट्रोल ड्रिवन, इट शुड नॉट बी सीएनजी और एनी अदर डीजल ड्रिवन, ठीक है? देन और कौन से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, रजिस्टर एंड पेन, ठीक है? रजिस्टर बिना पेन के कोई यूज का नहीं है. रियलिटी बोलो यार, रियलिटी. आजकल सर्वाइवल नहीं है. अगर मैं बोलूं मोबाइल फोन एंड चार्जर एंड सबसे इंपॉर्टेंट
इसके बिना तो जीवन ही भ्रष्ट है। एक दिन बंद कर दे मोदी जी, 24 घंटे में इंटरनेट नहीं चले, लाइफ खराब हो जानी है। तो अगेन, what are other complementary things? Think as an angle of business manager. वो यहाँ पर पेट्रोल, बटर या चार्जर और इंटरनेट बेच रहा है क्योंकि लोग ये लेंगे ही लेंगे और साथ में उनको ये चीजें लेनी ही लेनी पड़ेगी, तो वो प्राइस पे खेल सकता है। आपको अपना एंगल छोड़ो, आपको यहाँ पे किसका एंगल देखना है? बिजनेस मैनेजर का एंगल। हम पढ़ क्या रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। और बिजनेस मैनेजर के एंगल में कि क्या मेरा गुड ऐसा है कि ये पेरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, पेरेंट प्रोडक्ट को लेने के साथ साथ ये ऐसे गुड्स मेरे वाले भी लेगा, वो मेरे बिना उसका सर्वाइवल है या नहीं? सो और सोचिए और क्या होगा? एनीथिंग विच इज यूज्ड टुगेदर। कैन वी से एलसीडी लिया, एलईडी लिया, साथ में आपने क्या लिए? आज के समय ओटीटी, आज के टाइम में तो उनको पता है कि अगर किसी के पास आज के स्टाइल का होम थिएटर है तो वो साथ साथ ओटीटी के कनेक्शंस, Amazon या नेटफ्लिक्स या प्राइम, ये सब खरीदेगा वो। तो और सोच के बताइए। व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर हम तो अब यूज ही नहीं करते, हमारे लिए तो फिर क्लास विद प्रोजेक्टर हो गया या डिजिटल पेन हो गया। ठीक है, और बोलो, और सोच के देखो। एनीथिंग विच आर यूज टूगेदर ना। ओटीटी वाले मार्केट डिपेंड किस पे कर रही है, या इंटरनेट की मार्केट किस पे डिपेंड कर रही है, पेन की मार्केट किस पे डिपेंड कर रही है? पेट्रोल एंड बटर। अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी। सो दीज आर द गुड्स विच आर यूज टूगेदर। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? कुछ और चीज? दे आर मल्टीपल थिंग्स इन द मार्केट। हाँ, नहीं चल सकता। रिमोट लेगा तो बैटरी भी लेगा। और बोलो, कैन वी से लैपटॉप एंड सॉफ्टवेयर? लैपटॉप एंड सॉफ्टवेयर। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल विच आर यूज्ड टुगेदर। नाउ व्हाट्स द लॉजिक? अब मैंने बोला डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट कैसे है? तो डिपेंडेंट देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? डिपेंडेंसी देखने के लिए तो यहां एग्जाम्पल देख रही हूं, कार और पेट्रोल का लेती हूं, और इधर प्राइस ऑफ कार एंड डिमांड ऑफ कार, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ पेट्रोल। लेट्स सपोज प्राइस ऑफ द कार इज 10 lakhs। हाइपोथेटिकली पेट्रोल को मैं 100 रुपए लिख देती हूँ। 100 लोगों ने गाड़ियां ली और 100 ही लोगों ने पेट्रोल दिलवाया। ठीक है, अब हुआ क्या? प्राइस पेट्रोल का गिर के 70 हो गया। गाड़ी अभी भी कितने की है? 10 लाख रुपए की। तो डिमांड पेट्रोल वाली गाड़ियों की ज्यादा हो जाएगी क्योंकि अब पेट्रोल पहले के मुकाबले क्या हो गया? सस्ता। तो अब कितने लोग ले रहे हैं? लेट्स सपोज 130। तो पेट्रोल भी कितने लोग लेंगे? 130। तो व्हाट हैपन? प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल, द डिमांड ऑफ, बेसिकली द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार राइजेस, बट जबकि इसका प्राइस तो सेम ही है। तो इसके प्राइस गिरने से इसकी डिमांड बढ़ रही है। और अगर ये 125 रुपए का हो जाता है, बहुत महंगा, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी अगर अभी भी 10 लाख रुपए की है तो गाड़ी लेने वाले लोग कितने रह गए? 60। और यहाँ पे भी पेट्रोल कितने लोगों ने दिलवाया? 60। सो व्हाट हैपन? इसका प्राइस बढ़ा और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई। सो कैसा रिलेशनशिप देखा आपने? यस क्लास, कैसा रिलेशनशिप देखा? आपने देखा इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप। इसको हम डायग्रामेटिकली भी बनाए। लेट्स मेक द सेम डायग्रामेटिकली। अब आप बताओ, y एक्सिस में क्या लूं और x एक्सिस में क्या लूं? y एक्सिस मींस प्राइस ऑफ पेट्रोल और x एक्सिस में क्या लेती हूं? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार। I'll give you time to copy after completion of this point. So, price of the car is, petrol is 100
हाउ मेनी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कार? अगर ऊपर वाला स्केड्यूल देखें 100 ही है, तो यहां पर 100 कार्स आ रही हैं, 100 रुपए का पेट्रोल है। अब पेट्रोल कितने का हो गया हमारे सेकंड केस में? 70 रुपीज का, 70 का। कितने लोगों ने गाड़ियां अब ले ली? बढ़ गया, इट बिकम्स 130। देन अगर ये पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया? 125। देन हाउ मेनी पीपल आर डिमांडिंग कार? It is 60. So the diagram is downward negatively slope from left to right. ये लेफ्ट से शुरू हुआ, राइट पे खत्म हुआ, और ये कैसा स्लोप है बच्चा? नेगेटिवली स्लोप. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, तो अब आप कॉपी करेंगे यही चीज. हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. आपकी बुक में बस मैं हाईलाइट कर रही हूं बेटा, ये सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर बुक है, आपको ये हार्ड कॉपी में मिलेगी. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट एंड द डिमांड ऑफ अदर. ठीक है जी, तो आप यहां से नोट डाउन कर रहे हैं द गुड्स विच आर यूज टुगेदर. ठीक है, साथ साथ लिखेंगे, एक कॉपी बनानी है आप लोगों ने. आज आपको पता है दिसंबर 22 देयर इज एन आरजी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है. दिस इज द लास्ट एग्जाम 2 to 4. आई वाज लाइक वरीड 4 बजे सब अच्छा होके निकले. एंड वी आर टॉट इन ऑल द सेंटर्स मोर देन 500 स्टूडेंट्स. So let's hope for the best. So I'll be sharing in the next class. How was the exam? Just waiting. The complementary goods are those. Amit Kumar, voice are not clear. Now it's fine. Okay. हाँ जी, मोबाइल एंड सिम कार्ड आर यूज टुगेदर. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स. व्हाट यू नीड टू मेक इज द स्केड्यूल इन द ग्राफ. दिस इज स्केड्यूल एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक द ग्राफ. एंड आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, वॉट एवर नोट्स यू आर मेकिंग, एक ना रेड कलर का पेन और यूज करना, तो जो भी रिलेशनशिप होगा वो अलग कलर से लिख लेंगे. जैसे इनवर्स रिलेशनशिप को हम रेड कलर में लिख लेंगे. डन. दिस ग्राफ एज वेल. स्केड्यूल हो गया था आपका. यू आर कमिंग फ्रॉम कॉलेज. हाँ, छुट्टी थी. Done? Everyone? Okay. So we have done P से price and PR यानी price of related commodities. One is complementary and other is substitute. Okay. अब आता है third point, disposable income of the household. Let's understand the third point, income. मैम पहले भी पढ़ा हुआ है हमने. चलिए यहां पे हम अब एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं डिस्पोजेबल इनकम में. अच्छा, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम जनरली? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड डिस्पोजेबल इनकम? The money after tax in our pockets that we are ready to spend, that is our disposable income. अब disposable income का डिमांड से क्या लेना देना है? अब इसको समझने के लिए ना वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ गुड. तो वी हैव मेनी कैटेगरीज ऑफ गुड. वी हैव नॉर्मल गुड्स, ठीक है, वी हैव इंफीरियर गुड्स, वी हैव नेसेसिटी गुड्स. नॉर्मल भी है, इंफीरियर भी है और नेसेसिटी भी है. अब मैम कौन से गुड्स को हम नॉर्मल बोले और कौन से गुड्स को हम इंफीरियर बोले और कौन से गुड्स को हम नेसेसिटी बोले? एनीवन हैज एनी आइडिया?
नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? अगर इनकम को मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूं वाई से, ठीक है, इनकम बढ़ी और डिमांड बढ़ गई, इनकम गिरी और डिमांड गिर गई, आर नोन एज नॉर्मल गुड्स। इनकम बढ़ी, डिमांड गिर गई, इनकम गिरी, डिमांड बढ़ गई, आर नोन एज इंफीरियर गुड्स। एंड नेसेसिटी में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, पर मैं ये जो थर्ड कैटेगरी ऑफ नेसेसिटी बोल रही हूं, इनकम बढ़ने पे डिमांड पर कोई असर नहीं है, तो ये थर्ड कैटेगरी है। तो मैम हम ये बोल सकते हैं आईफोन नॉर्मल गुड है, या हमने एक रियलमी का फोन लिया वो नॉर्मल है, क्या मैं कैंटरविल की टी शर्ट लेके आया वो नॉर्मल है, या मैं लुइस विलेटॉन लेके आया वो नॉर्मल है, या फिर वो पूमा के शूज नॉर्मल थे या वो पूमा के शूज इंफीरियर थे क्या वो? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द पर्सन, और विच इनकम दैट इज रेडी टू स्पेंड, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल। सो अब भाई मान लीजिए कोई गुड है, अंबानी के लिए इंफीरियर है और मेरे लिए वो क्या है, नॉर्मल है। सो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द इनकम, विच कैटेगरी वी आर टॉकिंग। अब हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग सारे प्यारे बच्चे सीए कर रहे हैं, ठीक है, अब सीए करने में एक तो सबसे अच्छी बात है, अगर आप ये दो फाउंडेशन क्लियर कर लें, अगला इंटर क्लियर कर लें, तो आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। इंटर्नशिप में आप कमाते हैं। तो हमारे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था हीरो, ठीक है। हीरो ने की एक गर्लफ्रेंड थी, ऑब्वियसली हीरो की गर्लफ्रेंड हीरोइन होगी। अब हीरो ने कमाना शुरू करा इंटर्नशिप में 5,000 रुपए महीना। हीरो की गर्लफ्रेंड हीरोइन कहती है, नाउ यू आर स्टार्टेड अर्निंग, योर इनकम हैज इंक्रीज्ड। आप पहले 0 कमाते थे, अब आप ज्यादा कमाते हैं, अब आप मुझे महीने में एक बार कहीं घुमाने ले जाओ। ऑफ कोर्स यस। तो इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ गई कि अब मैं तुझे गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगा, लेट्स गो टू मैकडोनल्ड। मैं तेरे को मैकडोनल्ड पे ले जाता हूं, मैं तुझे बर्गर किंग में ले जाता हूं, जहां तू बोले नहीं, मतलब हाँ इन्हीं दोनों में से जहां तू बोले, क्योंकि अब मेरी इनकम कितनी है 5,000। तो डिमांड बढ़ गई किसकी, मैकडी और बर्गर किंग। नाउ यू टेल मी, एज पर द रिलेशनशिप मैकडी और बर्गर किंग कैसे गुड्स है? ये दोनों अभी सब्स्टिट्यूट नहीं पढ़ रहे, अभी ये जो ऊपर तीनों कैटेगरी बता रही हूं ना, एक पर बोला मैंने नॉर्मल, एक मैंने बोला इंफीरियर, और एक मैंने बोला नेसेसिटी। अब इनकम 0 से कितनी हो गई 5,000, तो डिमांड बढ़ी, तो मैकडी या फिर बर्गर किंग दोनों कौन से गुड होंगे? दे आर नॉर्मल। इज इट फाइन टू एवरीवन? ओके। ये पहले महीने में कमाए, अब उसको कमाते कमाते देखो इंटर्नशिप अच्छी खासी चलती है, अब उसको इंटर्नशिप करते करते 2 साल हो गए थे, नाउ उसका इंक्रीमेंट हो गया, नाउ इज अर्निंग इंटर्नशिप में 15,000 पर मंथ। अब हीरोइन बोली, लड़का बहुत ही हीरो बहुत लॉयल था, हीरोइन उसने चेंज नहीं करी, वो सेम चल रही थी। अब जब वो सेम चल रही थी तो उसने बोला अब तुम्हारी इनकम इज अगेन बढ़ गई है, नाउ इनकम बढ़ी और डिमांड बढ़ी, तो वो मैकडी और बर्गर किंग अब क्यों जाएगी? क्योंकि अब उसकी इनकम 5 से कितनी हो गई है 15। तो शी सेड कि ले जाओ मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। अब इनकम बढ़ी और डिमांड बढ़ी और रेस्टोरेंट की डिमांड बढ़ी, तो रेस्टोरेंट क्या हो गया बच्चे आपके लिए? इट्स अ नॉर्मल गुड। नाउ यू टेल मी, इस समय बर्गर किंग और मैकडी क्या है? इनकम बढ़ी और डिमांड गिर गई बर्गर किंग या मैकडी की, और अब मैकडी और बर्गर किंग हो गया उसके लिए इंफीरियर गुड। अब क्या हम रियल लाइफ में बोलेंगे ये इंफीरियर गुड है? नहीं, क्योंकि वो पहले 5 कमाता था, उसके लिए नॉर्मल था, अब वो कितना कमा रहा है 15। तो अब वो रेस्टोरेंट में ले गया, एक महीने में एक ही बार लेके जाता है, रोज नहीं, तो महीने में एक बार लेके जा रहा है, तो रेस्टोरेंट नॉर्मल हो गया और बर्गर किंग और मैकडी क्या आ गया बोलो? इंफीरियर। अब आप नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई इंटर्नशिप करी, सीए फाइनल के एग्जाम दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया।
अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो अब उसको मिला, मतलब देखो बहुत ज्यादा नहीं मैं बोल रही, मिनिमम लेवल पे बात कर रहे हैं, उसको 12 लाख का पैकेज मिल गया, 12 लाख का। तो अब उसकी महीने की इनकम कितनी हो गई? 1 लाख पर मंथ। ओके, लड़का बड़ा लॉयल था, अभी भी वही लड़की थी, सीए बनने के बाद ही। अब यही लड़की कह रही थी अब तुम्हारी इनकम बढ़ गई, नाउ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, भाई तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। कह रही अब आई विल नॉट गो टू दैट नॉर्मल रेस्टोरेंट, मुझे एक अच्छे हाई फाई रेस्टोरेंट में एटलीस्ट 1 ट्रीट तो बैठती है, लेट्स गो वन, एक बार तो जा सकते, लेट्स गो टू अ फाइन डाइनिंग, अभी 5 स्टार पे नहीं चलते, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, तो लेट्स गो टू बारबेक्यू और समथिंग, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में तो चलते हैं। तो इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। अब इनकम बढ़ी और डिमांड किसकी गिर गई, जल्दी बताओ? रेस्टोरेंट की, नॉर्मल रेस्टोरेंट की। अब ये नॉर्मल रेस्टोरेंट क्या हो गया, अब आप ही बताओ? फाइन डाइनिंग हो गया नॉर्मल, नॉर्मल गुड, और पुराना ये रेस्टोरेंट क्या हो गया? अब वो रेस्टोरेंट इंफीरियर हो चुका है। अब नेक्स्ट, अभी तो फ्रेशर था, 2-3 साल में एक्सपीरियंस में उसका पैकेज बढ़ गया, नाउ इज मेकिंग 2.5 लाख पर मंथ, अच्छा खासा कमा रहा है, 30 लाख रुपए महीना, सालाना पैकेज, महीना नहीं है तो ज्यादा ही हो गया, 2.5 लाख पर मंथ इनकम है उसकी, 30 लाख का उसका पैकेज हो गया, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। अब बोलते हैं अब कहां किसकी बढ़ी होगी? 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार होटल्स, बोलो रेस्टोरेंट इनको अच्छा नहीं लग रहा, 5 स्टार होटल्स बिकम अ नॉर्मल गुड, एंड इनकम बढ़ने पे डिमांड किसकी गिर गई? फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। अब वो शंग्रीला में गया है या होटल ताज में गया है और फाइन डाइनिंग बारबेक्यू वगैरह उसके लिए डिमांड गिर गई, तो ये 5 स्टार उसके लिए नॉर्मल गुड हो गए और फाइन डाइनिंग उसके लिए इंफीरियर गुड हो गए। और मुझे लगता है आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। What's the logic behind this? Tell me, class. When we talk about normal good, there is always one relation, चाहे वो कोई सा भी इंसान है, सब अपनी हैसियत के हिसाब से देखते हैं। कोई मान लो इनकम बढ़ने पे डिमांड जिस चीज की बढ़ाएगा उसके लिए वो गुड उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, और इनकम बढ़ने पे जिस की डिमांड गिरने वाली है वो गुड उसके लिए इंफीरियर हो जाएगा। इनकम बढ़ने पे उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं, पहले भी ऐसे, पहले भी और अभी भी वो नेसेसिटी रहेगा। मैम ऐसे कौन सी नेसेसिटी है? आई फील द सेम। मैं आई वॉज इन स्टूडेंट लाइफ, तभी भी मैं वो मैगी खाती थी। आई वॉज मतलब जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी आज से 11 साल पहले, तभी भी फिर मैगी, और अभी भी मैं वो सेम खाती हूँ। तो मेरे को तो उसकी डिमांड चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे पसंद है, तो वो मेरे लिए नेसेसिटी है। अब मैं आपको सिंपल है मेडिसिन का एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। जिन लोगों के लिए मेडिसिन, मेरे लिए नहीं है मेडिसिन नेसेसिटी, जिन लोगों के लिए मेडिसिन नेसेसिटी है, उनकी इनकम बढ़ने पे उनकी डिमांड पे कोई असर आता ही नहीं है। सो इट डिपेंड्स अपॉन, आप रिलेट करिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आप क्या बढ़ा रहे हो। मेरी इनकम बढ़ी है, मेरे को लग रहा है मैं आईफोन लेती हूँ, सो इट मीन्स आईफोन इज अ नॉर्मल गुड फॉर मी। अब मेरी इनकम बढ़ी, यार ये वाली गाड़ी बेकार है, अब मुझे एसयूवी लेनी है, तो एसयूवी बिकम नॉर्मल। अब मेरी इनकम बढ़ने में डिमांड गिरा दी, यार हमारे घर में ना ये पुराना पहले ये वाला ऑयल आता था, अब हम क्योंकि अब हम अमीर हो गए, अब हम ऑलिव ऑयल खाएंगे, तो ये रिफाइंड ऑयल नहीं ले रहे, तो रिफाइंड ऑयल मेरे लिए क्या हो गया? इंफीरियर, और ऑलिव ऑयल मेरे लिए क्या हो गया? नॉर्मल। तो इट डिपेंड्स, आई हैव टू चेक, एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन only upon my income. Now for this there is a concept of a curve. यहां पर एक कर्व आप पढ़ते हो जहां से पेपर में बहुत एमसीक्यू आते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजल कर्व। क्या बोलते हैं आप? एंजल कर्व। अब ये एंजल कर्व क्या दर्शाता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन income and demand. इनकम एंड डिमांड के जो रिलेशनशिप बताने वाला है उसका नाम क्या है बच्चा? एंजल कर्व। अब आप बताइए नॉर्मल गुड्स में एंजल कर्व कैसे बनेगा? बनाए हम लोग? अच्छा, नॉर्मल गुड्स कैसे होते हैं जल्दी बताओ। इनकम बढ़ी, डिमांड, इनकम
बढ़ी, सॉरी इनकम गिरी, इनकम गिरी, डिमांड। मैम ऊपर आपने ये सारे केसेस जो बताए हैं, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम गिरी, डिमांड गिरी, ये केस तो हमने नहीं पढ़ा। एक बार ये केस भी देख ले। आपको मैं बार बार बोलती गई, इनकम बढ़ी, डिमांड मैकडी की बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड रेस्टोरेंट की बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड फाइन डाइनिंग की बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड 5 स्टार की बढ़ी। अब क्या आया, 2.5 लाख की इनकम थी और आ गया पैंडेमिक। पैंडेमिक में बोला गया कि हम आपकी सैलरी में 30% कट देंगे या 40% कट देंगे। तो अगर इसी तनख्वाह में लगभग ज्यादा नहीं 20% कट भी आता है, चलो, या 40% कट आता है, तो तनख्वाह कितनी हो जाएगी 40% कट के बाद? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह हो गई, यानी इनकम गिर गई। तो भाई अब कौन जाएगा 5 स्टार? 5 स्टार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। अब इनकम गिरने पे डिमांड किसकी बढ़ेगी? चलो जी, फाइन डाइनिंग चलते। तो फाइन डाइनिंग क्या है बच्चे, बोलो? इंफीरियर। और इंफीरियर मतलब इनकम बढ़ी, इनकम गिरी, डिमांड बढ़ गई। और इनकम गिरी, डिमांड किसकी गिर गई? 5 स्टार की। सो यहां पे इंफीरियर गुड में कैसा रिलेशनशिप निकल के आया, बोलो? इनवर्स, इनवर्स रिलेशनशिप। और नॉर्मल गुड में कैसा निकल के आया? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो हमें को यही डायग्राम बनाने, तो एंजल कर्व बनाते हैं पहले नॉर्मल गुड का। नॉर्मल गुड्स इज हैविंग डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो डायग्राम एंजल कर्व कैसे? हम y एक्सिस में लिखेंगे इनकम और x एक्सिस में लिखेंगे डिमांड। तो इनकम 5,000 थी, डिमांड बढ़ी मैकडी की, इनकम और बढ़ गई, डिमांड और बढ़ गई दूसरे गुड्स की। तो दिस इज बेसिकली द डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो एंजल कर्व कैसा होगा नॉर्मल गुड्स का? अपवर्ड स्लोपिंग, हैविंग डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन। क्या आपको एंजल कर्व क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा तो आप बता ही दोगे। नेक्स्ट कौन सी गुड्स है, बोलिए? नेक्स्ट वी हैव इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का कैसे बनेगा, कैसा रिलेशनशिप है? इनकम बढ़ी, डिमांड गिरी, इनकम गिरी, तो कैसा? नेगेटिव रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप। डायग्राम बना देते हैं। वाई एक्सिस में क्या लिखूं? इनकम, और एक्स एक्सिस में डिमांड। तो इनकम इतनी थी, डिमांड इतनी थी, इनकम गिर गई, डिमांड बढ़ गई। और इनकम बढ़ गई Y2, डिमांड गिर गई D2। तो कैसा कर्व आया? डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब मैं मेडिसिन की बात करूं, नेसेसिटीज लाइक मेडिसिन, इनकम बढ़ी, डिमांड पर कोई असर। और यहां पे मैं एग्जाम्पल किसका दे रही हूं? जो लोग मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। अब मान लीजिए एक बंदा है, रोज उसको जिंदा रहने के लिए, उसको हाई लेवल शुगर है, डायबिटिक है, उसको जिंदा रहने के लिए एक इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए होता है। तो अब मान लीजिए, लेट्स सपोज उसकी इनकम इतनी थी, ये, अब उसकी इनकम ये हो गई Y1। अब वो कह रहा है क्योंकि मैं अमीर हो गया हूं, डॉक्टर प्लीज मुझे 2 इंजेक्शन ठूस दो प्लीज। क्या ऐसा बोलेगा? तो इनकम बढ़ने पे डिमांड पे कोई असर नहीं है। तो ये कैसा स्लोप बना है? इट इज वर्टिकल टू द एक्सिस, वर्टिकल टू द एक्सिस। आई होप इट इज क्लियर। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे? एंजल कर्व ऑफ नॉर्मल गुड कैसा शेप है? अपवर्ड स्लोपिंग। एंजल कर्व ऑफ इंफीरियर गुड कैसा शेप है? डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिवली स्लोप। और अगर नेसेसिटी
कैसी नेसेसिटी? जिसकी इनकम बढ़ने पे डिमांड पर असर नहीं आता, उसका कैसी शेप बनती है? वर्टिकल टू द एक्सिस। क्लियर है? अब आगे जाके, नॉट राइट नाउ, मैं आपको जब इनकम इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आपको नॉर्मल गुड में कैटेगरीज पढ़ाऊंगी, 3 आती हैं। अभी नहीं, ये हम कहां पढ़ेंगे? इनकम इलास्टिसिटी में। नॉर्मल गुड्स में हम पढ़ेंगे लग्जरी भी, और नॉर्मल गुड में हम नेसेसिटी भी पढ़ेंगे, पर राइट नाउ वी आर नॉट स्टडिंग। ये नॉर्मल नेसेसिटीज भी होते हैं, पर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कोई आप ऐसा क्वेश्चन देख लें कि हमने तो इनकम वाला पार्ट कर लिया था, पर वो इनकम इलास्टिसिटी में होता है, तो इसीलिए यहां पे मैं अभी क्रॉस लगा रही हूं। विल बी डूइंग द सेम इन इनकम इलास्टिसिटी। फिलहाल के लिए आप जल्दी से कॉपी करेंगे जब तक आपके पास बुक नहीं आती है। एक चीज लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार हम बुक से पढ़ लें एक बार। तो नॉर्मल गुड्स को यहाँ पे ऑब्लिक लग्जरी लिखा हुआ है। डिटेल में ये वाली बात क्लियरिटी से बताऊंगी कि लग्जरी में इनकम इलास्टिसिटी क्या रहती है। अभी डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम, तो कैसा रिलेशन? पॉजिटिव। इनकम डिक्रीज, inferior goods increase, income decrease, there is an inverse relationship. For necessities of life, income increases, the demand also increases, some cases में increase होता है, but this increase will be in the less proportion to the increase in income. अब इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। बेटा इनकम बढ़ी और 20%, डिमांड बढ़ी 5%, तो देखो डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, तो ये नॉर्मल गुड ही तो है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये वही वाला केस हो गया। मैंने आपको बोला ये वाला केस मैं कहां पढ़ाऊंगी आपको? इनकम इलास्टिसिटी में। इनकम इलास्टिसिटी में बोलूंगी नॉर्मल में आपको एक लग्जरी भी मिलेगा और नॉर्मल में आपको एक, पर अभी हम लग्जरी और नेसेसिटी का बाइफर्केशन यहां नहीं देख रहे, तो अभी आप ये लाइन यहां पर करेंगे ही नहीं। यहां पे बोला गया है इनकम बढ़ी है और डिमांड फॉर नेसेसिटी बढ़ी है, बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, लेस प्रोपोर्शन। मतलब इनकम बढ़ी 20 और डिमांड बढ़ी 5, पर इसका डिटेल तो परसेंटेज तो मुझे इलास्टिसिटी में ही कराना है, तो यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ रही हूं। डन। और ये वाली लाइन भी मैं आपको तभी कराऊंगी। फिलहाल के लिए बस आपने यही लिखना है इधर से, डिस्पोजेबल इनकम। पहले आप तीनों कैटेगरीज लिख लीजिए, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड एंड नेसेसिटी। देखो ऐसे ही लिख लो, पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव और यहां पर 0, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। फिर आप एंजल कर्व बना लीजिएगा। बेटा समझ आया आपको? ये लिख लिया, फिर मैं एंजल कर्व निकाल लूं। ये एग्जाम्पल है बीच में, नाउ जस्ट एंजल कर्व।
ऊपर करना है। इसे अब ये वाला कर दो, इंफीरियर गुड्स। Slope is a line. The line. This is a line. कैसी लाइन आ रही है? डाउनवर्ड। कैसी लाइन जा रही है? अपवर्ड। और ये लाइन बनी कैसे? Straight downward sloping, not touching any axis. Because I am not using scale over here, that is why. Okay, the last one. हो गया था आपका कॉपी? अभी नहीं हुआ? जल्दी करो भाई। डन? नीचे लिखिए। इसके बाद आई गिव यू वन एमसीक्यू, देखते हैं कौन आंसर करता है। एग्जाम में बहुत बार आता है ये। You all are pursuing college, everyone? लिखो क्वेश्चन। Okay. Question is, what will be the shape of demand curve in normal goods? एंड चलो ये क्वेश्चन ऐसे ना करके चलो इसको लंबा ही लिखते हैं। एंड द शेप ऑफ एंजल कर्व, शेप ऑफ एंजल कर्व इन नॉर्मल गुड्स। अब शेप बोल रही हूँ, शेप ऑफ डिमांड कर्व इन नॉर्मल गुड्स एंड शेप ऑफ एंजल कर्व इन नॉर्मल गुड्स। ऑप्शन दे रही हूं, आप बताना। एमसीक्यू आएगा, negatively slope and negatively slope. It is positively slope and positively slope. It is positive or negative. It is negative or positive. कौन सा? Positive, positive. Who is saying B? Raise your hand. Any other option? You are saying C, positive and negative. You are saying D.
हु इज सेइंग डी? रेज योर हैंड. आप दोनों डी कह रहे हो और बाकी जनता बी कह रही है. जो डी बोला दे आर राइट, बाकी की नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है -0.25. द लॉजिक भाई, नॉर्मल गुड में प्राइस जब गिरता है तो डिमांड बढ़ती है. तो हमने देखा है ना रिलेशनशिप क्या है प्राइस और डिमांड का, वो नॉर्मल के लिए बढ़ा है. प्राइस गिरा डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा डिमांड गिरी. कैसा रिलेशनशिप? नेगेटिव, इनवर्स. पहला पॉइंट. ऑल्दो वो आज की क्लास में नहीं हुआ, वो लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, पर आते मैंने रिवाइज कराया ना आपको. क्या बोला? इसीलिए प्राइस गिरता है डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है. कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव. अब यहां पर इस एमसीक्यू में जो पेपर में बहुत बार आता है, आपसे पूछा डिमांड कर्व. डिमांड किस पे बेस्ड होता है? प्राइस पे. डिमांड कर्व खैर हमने पढ़ा नहीं है, डिमांड कर्व बनाना है हमने, पर डिमांड कर्व किस पे बेस्ड होगा? प्राइस पर. अब प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप. प्राइस गिरा डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा डिमांड गिरी. और यहां पे शेप ऑफ एंजल कर्व यानी इनकम बढ़ी. एंजल कर्व टेल्स यू द रिलेशनशिप ऑफ इनकम एंड डिमांड. इनकम बढ़ी, नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ी, तो यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव. सो आंसर इज डी. So demand curve tells you the relationship between price and demand, and angel curve tells you the relationship between income and demand. तो अब और केस कौन सा है? नॉर्मल. तो इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिरेगी. तो एक तरफ नेगेटिव, दूसरे तरफ पॉजिटिव. क्लियर है? और अभी इंफीरियर गुड का क्या केस है डिमांड कर्व में, तुम नहीं जानते. आगे मैं तुमको गिफिन गुड्स बताऊंगी क्या केस है, वहां पे भी डिमांड कर्व का क्या केस है तुम नहीं जानते. अभी तुमने सिर्फ नॉर्मल गुड का जान लिया. तो नॉर्मल गुड इज हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइस एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द इनकम. प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. आयुषी इट्स डी. फिर हम आगे चलेंगे. नाउ विल आफ्टर दिस विल डू टेस्ट एंड प्रेफरेंस. दिस इज अ टॉपिक बेसिकली वी डू इन 11th standard, but we do very basic. Now it becomes technical. करे बेटा. टेस्ट एंड हो गया था कॉपी, या लिखना है? सिंपल लिख लेते ना, एमसीक्यू नहीं भी लिखते. डिमांड इज हैविंग नेगेटिव रिलेशनशिप विथ प्राइस. ये तो हमने पहले भी लिखा हुआ है, पर इट इज फॉर नॉर्मल गुड्स. एंड फॉर नॉर्मल गुड द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव इफ द इनकम राइज, the demand rise, and the angel curve is positively sloping. Now another point is taste and preference. अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो जनरली हम क्या देखते हैं कि यार कोई चीज हमें लाइफ में अच्छी लगने लग जाती है तो हम बोलते हैं ये चीज अच्छी है तो हम इसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाती है. एंड वाइस वर्सा, कोई चीज गंदी लगने लग जाती है, आउट ऑफ फैशन है, अब ये स्टाइल नहीं चल रहा है, ये कब चलता था, बाबा आजम का जमाना है, क्यों अभी भी यही लेके आ रही हो. वी से टू द मदर ना, व्हाई यू ब्रिंगिंग द सेम ओल्ड थिंग्स, इट इज आउट ऑफ फैशन. तो आउट ऑफ फैशन और समथिंग विच इज ऑब्सोलीट, विच इज नॉट इन द मार्केट, वी नेवर गो फॉर इट. तो हम बोलते हैं ये नहीं, हम इसकी डिमांड करेंगे, ये पुराना हो गया. तो आज के टाइम में तुम्हारे घर में कोई पुराने तरीके की चीज आती है तो तुम बोलते हो वी डोंट वांट इट, बिकॉज वी वांट समथिंग विच इज इन फैशन, which is trendy, which we like it more, so we go with the higher demand.
और जो आउट ऑफ फैशन है हम उसको नहीं लेते हैं, जनरल बात। पर ये बात कोई बात ही नहीं है समझने की, ये तो बड़ी अंडरस्टूड वाली बात है, तो तुम जानते हो। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो 4 भाग में बटा हुआ है। पहला आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दूसरा आता है बैंड वेगन इफेक्ट, तीसरा आता है स्नॉब इफेक्ट एंड द लास्ट इज वेबलिन इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोन्स्ट्रेशन, बैंड वेगन, स्नॉब और वेबलिन। अब अगर मैं बात करती हूं यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखावा। अब मैं यहाँ पे 2 लोग की बात करती हूँ। लेट्स सपोज 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारी क्लास में 2 ही लड़के हैं, दोनों सीए बन गए, 2 बच्चे हैं। तो लेट्स सपोज आपका नाम रोहित और दूसरा है मोहित, दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए, ठीक है। अब दोनों की अच्छा खासा पैकेज है और दोनों बिल्कुल नेबरहुड में रहते हैं। अब ये सीए मोहित की शादी हो गई, इनको एक अच्छी सी और सीए मिल गई, वो मैरिज वैरिज हो गई इनकी, तो इन्होंने बिल्कुल फुल्ली फर्निश्ड, बिल्कुल रेनोवेट करा के बिल्कुल हाई टेक बड़ा बढ़िया घर वर बनवा लिया और एकदम एसयूवी खरीदी, आईफोन, मतलब एकदम अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी, सीए मोहित मैरिड विद जो भी है मिसेस सीए जो भी इनकी आई है, अच्छा जीवन व्यतीत करे। इनके बिल्कुल पड़ोसी सीए रोहित, इनकी भी शादी हो गई, इनकी भी वाइफ आ गई। एक दिन ये घर में घुसे, बेचारी की बड़ी पिटाई विटाई हुई वाइफ के द्वारा। कह रहे क्यों मार रही हो मुझे, मैंने ऐसा क्या करा है? कह रहे जो हमारे बगल में पड़ोसी रहते हैं उनकी और हमारी इनकम सेम है, वी आर अर्निंग ऑलमोस्ट सेम एंड दे आर हैविंग ऑल द थिंग्स विच वी आर नॉट हैविंग। उनके पास दे हैव अ लेटेस्ट फोन, फुल्ली फर्निश्ड हाउस, लेटेस्ट कार, एवरीथिंग न्यू ब्रांडेड, पर हमारा वही पुरानी फटफटिया चल रही है, पुरानी स्कूटी, वो अनफर्निश्ड हाउस है, वो पुराना अभी फोन, अभी भी हम नोकिया पे अटके हुए हैं। तो वो उनकी हैसियत है सब लाने की, और अगर हम सेम अर्न कर रहे हैं तो हमारी हैसियत भी तो है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गिवन बाय जेम्स ड्यूसनबेरी। ये पेपर में आएगा, हु हैज कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये क्वेश्चन है आपके मॉक में, हु हैज कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। आप क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, जेम्स ड्यूसनबेरी, बोलो लाउडर, जेम्स ड्यूसनबेरी। जेम्स ड्यूसनबेरी ने क्या बोला, बात करी एबिलिटी की, कि अगर पड़ोसी के घर में आ सकता है तो हम भी तो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर सीए मोहित ला सकते हैं तो सीए रोहित भी तो ला सकते हैं, उनकी हैसियत में है तो हमारी हैसियत में भी है, उनकी एबिलिटी है तो हमारी एबिलिटी भी है, बिकॉज ही लाइक्स व्हाट ही सीज और ही फिगर्स आउट दैट एक तो उसे अच्छा भी लग रहा है और उसे ये लग रहा है कि अगर वो ला सकता है तो मेरी भी हैसियत है, मेरी भी औकात है उसे लाने के लिए। और आप इस चीज को रियलिटी में देखते होगे। आप एक सोसाइटी में चले जाओ, सबके घर एक सोसाइटी में एक जैसे, गाड़ियां भी बाहर एक जैसी, सब जहां पे इनकम ग्रुप्स कैसे एक जैसे, और वहां पूरी जगह हमें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिखता है, दिखावा। अब आप नॉर्मली अगर कोई लेडीज पार्टी है, किटी पार्टी है, वो वाली ड्रेस पहन के आई है तो मैं भी पहनूंगी, वो वाला पर्स लेके आई है तो मैं भी पर्स लाऊंगी। सो दैट इज विच इफेक्ट, समाज में रह के शो ऑफ नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन। वो ला सकती है तो मैं ले आऊंगी, क्या बात हो गई। सो ये जेम्स ड्यूसनबेरी। अब यहां पे डिमांड कैसे आई है तुम बताओ, हाउ द डिमांड अराइज ओवर हियर, सभी कोई भी बता दे, हाउ द डिमांड अराइज, यहां पे डिमांड निकल के कैसे आई है बोलो। दूसरों को जो हमारी जैसी इनकम रखते हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरे पड़ोसी हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे पीयर ग्रुप हो, वो ला सकते हैं तो मैं भी ला सकती हूँ। अब मैं 4 अकाउंटेंट्स की कोई पार्टी में जाऊंगी, मेरे दोस्त के पास अगर ये लुइस विलेटॉन का बैग होगा तो मुझे भी चाहिए भाई, क्योंकि उसके पास है तो मेरे को भी चाहिए, मैं भी ला सकती हूँ, मेरी भी औकात है, मेरी भी हैसियत है, तो उसको देख के मेरी डिमांड अराइज हो रही है। सो दैट इज नोन एज, बोलो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गिवन बाय जेम्स ड्यूसनबेरी। अब अनदर इफेक्ट इज बैंड वेगन। मैम अंतर क्या है दोनों में?
बैंड वेगन इफेक्ट आजकल बहुत इन है। सेलिब्रेट, अब ये ऐसा नहीं है, अफोर्डेबिलिटी की बात ही नहीं है यहाँ पर ये बात हो रही है मुझे क्या अच्छा लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेसी जीत गया, अब मेसी के हेयर स्टाइल को देख के लड़कों ने वैसे ही बाल कटवा लिए, या विराट कोहली का बल्ला कामयाब है तो सबने हेयर कट, लड़कों ने दाढ़ी भी कैसी रख रखी है, विराट कोहली जैसी, हेयर स्टाइल भी कैसा है, विराट कोहली जैसा। कोई सेलिब्रिटी में फीमेल में यार कोई कैटरीना के हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है तो लेट्स, उसका कलर, उस एक्ट्रेस का कलर, हेयर कलर बहुत अमेजिंग था, मैं भी ऐसे करा लेती हूँ। अब यहां पर सेलिब्रिटीज को देख के, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको देख के आप एक फैशन कर रहे हो, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बैंड वेगन। और आजकल यहां पे सबसे ज्यादा हिट चल रहा है सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंशियल मार्केट। आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट दे डू इन्फ्लुएंसर्स, न्यू फैशन, न्यू स्टाइल, कुछ भी पहन के दिखा देंगे, कुछ भी चल के दिखा देंगे और उसकी रील हिट हो जाएगी, मिलियंस व्यूज हो जाएंगे, हमें भी वो अच्छा लगेगा और हम भी वैसे ही ट्रेंड में आ जाएंगे। ये कौन सा इफेक्ट आ गया बोलो, बैंड वेगन। सो बैंड वेगन इफेक्ट मतलब इट रिप्रेजेंट द डिजायर टू परचेज इन ऑर्डर टू बी फैशनेबल और स्टाइलिश। व्हाट इज हैपनिंग, इधर आप सोशल मीडिया को देख के देख रहे हो या सेलिब्रिटीज को और या इन्फ्लुएंसर्स को देख के आपको जो अच्छा लग रहा है आप पहन रहे हो, वो बैंड वेगन इफेक्ट है। सो देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन बैंड वेगन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। क्या थिन लाइन डिफरेंस है, क्या थिन लाइन है? कई बार, बहुत बार, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, अभी मॉक में है आपके, तो सोच के बताओ क्या डिफरेंस होगा। हाँ जी, बैंड वेगन में अफोर्डेबिलिटी नहीं देखते कहीं, कभी भी नहीं, यही थिन लाइन डिफरेंस है और यही क्वेश्चन है, एबिलिटी नहीं देखते। डेमोन्स्ट्रेशन में एबिलिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, औकात, हैसियत, वहां पे एटीट्यूड ही यही है, वो लाया है। और हिंदुस्तानियों में तो ये बहुत ही है, अरे वो ले आया रिश्तेदार, वो कौन लेके उसके पास आ गई एमजी हेक्टर, देखियो अब और लाऊंगा उससे बड़ी। सो दैट एटीट्यूड इज डेमोन्स्ट्रेशन। हमारे घर के बाहर खड़ी होनी चाहिए, और यूपी में चले जाओ, यूपी में तो एटीट्यूड ऐसा है, भाई वो घूम रहा है इस बड़ी गाड़ी में, मेरे घर के बाहर लगा दो फॉर्च्यूनर। सो दैट एटीट्यूड इज डेमोन्स्ट्रेशन, बट बैंडवेगन इज नॉट लाइक दैट। वहां पे एबिलिटी की बात नहीं है, वहां पे तो यार ये मेरा, he is my style icon, he is doing fashion in that sense, I like it, प्रियंका चोपड़ा मुझे बहुत पसंद है, वो स्टाइल बहुत अच्छा करती है, मैं भी ऐसा करूंगी, that becomes bandwagon. I hope it is clear. ये दोनों इंटर रिलेटेड थे, अब जो दोनों पढ़ाने जा रही हूं वो इंटर रिलेटेड है। क्या लिखा है यहां पर, स्नॉब एंड वेबलिन। अच्छा एक चीज, बैंडवेगन का इकोनॉमिस्ट मेंशन नहीं है, स्नॉब का इकोनॉमिस्ट मेंशन नहीं है, वेबलिन में भी इकोनॉमिस्ट है। कॉन्सेप्ट गिवन बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टिन वेबलिन। किसने कॉन्सेप्ट दिया है, थॉर्स्टिन, थॉर हथौड़े मारने वाला, थॉर्स्टिन वेबलिन। अब ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता पेपर में पूछेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी वेबलिन है और वेबलिन इफेक्ट, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। अब थॉर्स्टिन वेबलिन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, ने वेबलिन इफेक्ट में क्या बोला और स्नॉब इफेक्ट में क्या बोला, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इट्स अ फंक्शन ऑफ, अच्छा ये दोनों कॉन्सेप्ट ना अमीरों पे लगते हैं ज्यादातर, चाहे वो स्नॉब हो चाहे वेबलिन हो। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं जो नकचढ़े लोग होते हैं, घमंडी, उनको हम बोलते हैं स्नॉब। ये बड़ा नकचड़ा, बड़ा घमंडी है, इसमें अपने पैसों का बहुत घमंड है यार, आ गया वो स्नॉब कहेंग का। ऐसी हिंदी देखी तुमने, स्नॉब कहेंग का। तो अभी स्नॉब इफेक्ट इज लाइक दैट, जहां पे आप बोल रहे हो ये घमंडी पैसे वाला नकचड़ा आदमी है और औरत है, व्हाटएवर। और वेबलिन भी अमीरों की थ्योरी है, पर दोनों में जो माइनर डिफरेंस है, यहां पर हम बात करते हैं कंजम्पशन की और यहां पर हम बात करते हैं प्राइस की। क्या आप एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मैं समाज में अपनी प्रेस्टीज, स्टेटस को दिखाने के लिए
सबसे एक्सक्लूसिव कंजम्पशन करूं, क्या बोला मैंने? एक्सक्लूसिव कंजम्पशन। एक्सक्लूसिव मतलब अगर मेरे पास है तो किसी और के पास ना हो जाए, दैट बिकम्स एक्सक्लूसिव। ऐसा खैर मैं नहीं कर रही हूं, कब करूंगी पता नहीं, पर एक हमारे कोई रिलेटिव है, उन्होंने दुबई से गोल्ड का आईफोन 14 प्रो ऑर्डर करा, पूरा गोल्ड में है वो। अब आप ये बोलो ये क्या है? और वो फिर फैमिली फंक्शन में, बहुत दे आर वेरी रिच पीपल, दे बॉट दैट। अब अगर वो उसको मतलब क्या सोने का आईफोन 14 प्रो क्या दिखा रहे हैं उसमें? दे आर शोइंग इट कि तुम किसी की भी औकात नहीं है जो मैं लेके घूम रहा हूं। They are showing their prestige and status in the society, and we are having, अब तो हम कभी वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की भी बात नहीं हो सकती, वहां पे बात ही किसकी हो रही है? सोचो, स्नॉब की। बड़ा घमंडी आ गया है, अब हम उसकी बुराई करेंगे क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेशन में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसने कैसा कंजम्पशन करा है? एक्सक्लूसिव। कोई और नहीं ले पा रहा, क्योंकि अगर वो कॉमन हो गया ना, वो फेंक देगा। इफ द थिंग्स बिकम कॉमन, they don't touch this thing. लाइन लिखी है, देखिए, when the product becomes common among all, the rich people decrease or altogether stop its consumption। कह रहा है सबके पास है, मैं तो कभी नहीं ले रहा ये। अब कोई मुझे डेमोन्स्ट्रेशन और स्नॉब में डिफरेंस बता सकता है? ले नहीं पाते। अब डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हो गया कि मान लो हम दोनों पड़ोसी हैं, अब इसके ये शी बॉट अ एडिडास का बैग, तो आई ऑल्सो बॉट द एडिडास का बैग, इसको क्या बोलोगे? डेमोन्स्ट्रेशन। शी बॉट द बैग ऑफ एम्पोरियो मॉल डीएलएफ से 8 लाख रुपीस का, बिकॉज शी इज हैविंग लॉट ऑफ मनी, हेल लॉट ऑफ मनी, आई एम जस्ट लुकिंग लाइक दिस, सो दैट बिकम्स अ स्नॉब इफेक्ट। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा 8 लाख का भाई क्या बैग लिया ये लड़की, तो एक्सक्लूसिव कंजम्पशन हो गया। और अगर मैं भी ले लूं ना, ये फेंक देगी, क्योंकि अभी क्या हो गया? कॉमन। तो आपको नहीं लगता सेलिब्रिटीज करते हैं ये काम? अगर वो अपने डिजाइनर से बोल देते हैं कि आई एम गोइंग टू स्यू यू, अगर मेरा जो पहना है टायर अगर तुमने किसी और को भी पहनवाया, why I'm paying you more? I'm paying you more because of exclusive consumption. I'm buying the most expensive dress because exclusive consumption. And which category of people do exclusive consumption? Who are snob, rich. They are going with the prestige. They are living in a society to show their status. Is that clear? Now what is Veblen? थॉर्स्टीन वेबलन ने बोला ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, चीज अगर महंगी है तो स्टेटस के पीछे उसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, और उसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा। तो वेबलन और स्नॉब एक जैसे ही है, जितनी महंगी उससे हमारा समाज में ज्यादा महंगी चीजों का से हमारा समाज में ज्यादा स्टेटस दिखेगा, ज्यादा प्रेस्टीज दिखेगी, हम सबसे एक्सक्लूसिव कंजम्पशन ही करेंगे। पर यहां पे डिफरेंस है, क्या वहां कंजम्पशन की बात है और यहां पर प्राइस की बात है, वैसे कोई फर्क ही नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 5 स्टार होटल में मेरी फ्रेंड ने एग्जीबिशन लगाती है ज्वेलरी, यू अंडरस्टैंड, इमिटेशन ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल, तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उसका काम है पिंक बास्केट, तो शी हैव एग्जीबिशन। तो उस दिन एक दिन उसने 5 स्टार होटल में एग्जीबिशन लगाया, तो बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी उसने रख दी। अब पूरा का पूरा ज्वेलरी से उसने भर दिया था, उसका मेरी फर्म में हम उसका सारा बुक कीपिंग एंड ऑल रखते हैं। तो अब आप बताइए, एक उसको लगा कि यार मेरा स्टॉल मुझे खाली सा लग रहा है, मैं क्या करती हूँ इसे भरने के लिए, अब लास्ट मोमेंट कुछ बनेगा तो नहीं, हम किसी स्ट्रीट मार्केट से कुछ सामान लेके उसे थोड़ा सा पॉलिश करके यही लगा देते हैं। तो शी वेंट टू जनपथ एंड जनपथ से शी बॉट वो कानों वानों में और गले वाले में पहनने के वो 60-60, 100-100, 150, 200 रुपए की चीजें खरीद लाई। लास्ट नाइट उसने अपने कारीगर को लगाया और वो जो गले में पहनने का होता है जैसे 150 रुपए का लिया, उसमें ना उन्होंने थोड़ा सा ग्रीन, रेड, ब्लू पॉलिश अलग कलर कर दिया।
और उसे हैंग कर दिया 5 स्टार के एग्जीबिशन में। 150 रुपए की चीज पता है कितने की बेची उन्होंने? 9,000 की। सच्ची। अब मैंने कहा माय गॉड, यू आर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग व्हाट यू आर डूइंग। मैंने कहा कमा दो तुम मेरे हो, हम तो लिख रहे हैं तुम्हारी बातें। तो वो कह रही है कि तुम सोचो 5 स्टार, अब उसकी बात एकदम लॉजिकल है, 5 स्टार में कौन लोग आते हैं? उनकी टेंडेंसी है कि अगर उनके प्राइस ज्यादा होंगे तभी वो डिमांड करेंगे। वो कोई कह रही है उस समय ना मैंने जो 9,000 में बेची, कौन आई मेरे पास? जेंट्री आई थी BMW ऑडी में। अब वो जेंट्री ऐसी आई है जो वसंत कुंज से उतर उतर के आ रही है, जो उनके दिल्ली में 1,000-2,000 गज के बंगले हैं। अब उनको मैं बोलूं कि ये जो सामान है ये 1,000 रुपए का है, वो मेरे शोरूम को देखेंगे भी नहीं शक्ल। तो उनको हम बोलेंगे दिस इज एंटीकली मेड। तेरी चीजी लाइनें मारनी है, स्पेसिफिकली डिजाइन ओनली फॉर यू मैम, ओनली 9,000, ओनली 15,000। उन्हें इमिटेशन पे ले जाओ और टैग लगा दो अपनी ज्वेलरी का। यही काम कर रहा है, इसको ब्रांडिंग कर रहे हैं हम अपनी। तो बेटे वो हाई प्राइस पे तो डिमांड कर रहे हैं, लो प्राइस पे तो वो डिमांड करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो किस प्रकार का कस्टमर है? वो वेबलिन प्रकार का कस्टमर है। वो किस पे लेता है? हाई प्राइस पे। तो यार आपको स्नॉब और वेबलिन एक जैसे लग रहे होंगे, पर दोनों में अंतर क्या है? कंजम्पशन एंड प्राइस। क्या चारों कॉन्सेप्ट क्लियर है? चारों। एक लाइन बोलूंगी, आप आगे डैश करके बताना मैं कौन सा अफेक्ट बोल रही हूं। Whenever I am talking about ability to purchase the commodity, if some people जिनको मैं जानती हूं वो ले सकते हैं और मेरे में भी एबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गिवन बाय जेम्स ड्यूसन बेरी। सबने बोलना है। सेकंड, अगर मैं बात कर रही हूं कि अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लेती हूं अगर वो कॉमन हो गया तो मैं बिल्कुल ही नहीं लूंगी। स्नॉब इफेक्ट डिपेंड अपॉन प्रेस्टीज एंड स्टेटस। अगर मैं बोलूं मैं कोई ऐसा गुड लेती हूं जो बहुत हाई प्राइस का है, वेबलिन इफेक्ट। और मैं बोलूं इफ आई एम बाइंग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशन आई एम सीइंग इन द इंस्टाग्राम, बैंडवैगन इफेक्ट। क्लियर है? तो आप इसकी एक एक लाइन कॉपी करेंगे जल्दी से, स्पीड में। वन वर्ड में लिखना है। तो डेमोन्स्ट्रेशन में जेम्स ड्यूसन बेरी में एबिलिटी की बात करो, वहां फैशन, स्नॉब में कंजम्पशन और वेबलिन में प्राइस की। Done. I'm searching a question on this topic. चलिए, ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन। अभी मॉक नहीं खुल रहा है अभी यहाँ पे। सो अब तक हमने क्या क्या देखा बताएंगे। We have seen P, PR, P stand for price, negative relationships, PR, substitute and complementary, substitute direct relationship and complementary, indirect relationship, car, पेट्रोल, पेट्रोल की प्राइस बढ़े, कार की डिमांड गिरी, इनवर्स। फिर हमने देखा इनकम, इनकम में देखा नॉर्मल, इंफीरियर और नेसेसिटी। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, नॉर्मल। इनकम बढ़ी, डिमांड गिरी, इनफीरियर। इनकम बढ़ी, डिमांड पे असर नहीं, फिलहाल की नेसेसिटी, नॉर्मल की लग्जरी, नेसेसिटी बाद में देखेंगे। एंजल कर्व हमने देख लिया, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड वर्टिकल टू द एक्सिस। उसके बाद हमने क्या देखा? सिंपल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जहां पे 4 इफेक्ट देखे। पहला डेमोन्स्ट्रेशन, जेम्स ड्यूसन बेरी ने बोला अगर हमारे जानने वाले
जो हमारी जैसी हैसियत रखते हैं वो ला सकते हैं तो हम भी लाएंगे। सेकंड, मैन वेगन, फैशनेबल स्टाइलिश को देख के डिमांड बढ़ाना, या किसी भी कारणवश हमें चीज अच्छी लग रही है हम डिमांड ले रहे हैं। तीसरा, स्नॉब, घमंडी, नकचड़े, प्रेस्टीज स्टेटस की वजह से एक्सक्लूसिव कंजम्पशन कर रहे हैं। लास्ट, वेबलिन। वेबलिन में हमने क्या देखा? प्राइस, प्राइस ज्यादा, डिमांड ज्यादा। अब अदर फैक्टर्स, आज हमें आज की क्लास में बस यही खत्म करना है, एंड देन विल बी स्टार्टिंग अ न्यू थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अदर फैक्टर्स में साइज आता है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अच्छा आपको मुबारकबाद है इस बात के लिए, हम 1.64 बिलियन की कैटेगरी में आ गए हैं। वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो पहले तो हम ये बोलते थे कि सेकंड हाईएस्ट था, अब हम ऐसा लग रहा था ये कैटेगरी अभी 2022 में नहीं होगी पूरी, अभी लगेगा टाइम, पर 22 में रिकॉर्ड टूट गए, चाइना को पिछाड़ दिया है आपने, तो मुबारक है इस देश को। तो हमारे देश को बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बम का मतलब धमाका, यानी पॉपुलेशन का धमाका, हर दूसरे सेकंड वी हैव बच्चा। एंड द कंट्री ऑस्ट्रेलिया, हर साल पैदा करते हैं हम लोग। द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया जितनी टोटल है, हर साल वी मेक ऑस्ट्रेलिया, इतना पैदा कर देते हैं जो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के बराबर है। और एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया हमसे कहीं कहीं ज्यादा गुना बड़ा है। तो अब आप ये मानो ये हालात हैं इस देश के, तो 8 बिलियन में 1.64 बिलियन हमारा है। तो इस कारणवश वर्ल्ड की हर कंपनी हमारे देश से अट्रैक्टेड है। आप अमेज़न की बात करो, उसने 12-13 में इंडिया में एंट्री ली है, और आज वो Amazon was not that big because of India 2012-13 the total net profit of Amazon increased like anything। मार्क जुकरबर्ग को तो देखा जाए तो हमारे देश के मंदिरों में आके कहता है इंडियंस के पैर छूने चाहिए उसको, क्योंकि हम उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को 1 घंटे में 30 बार देखते हैं ऑन एन एवरेज एज एन इंडियन। तो आप ये देखो, हम हर विदेशी कंपनी के फेवरेट है because of the reason known as larger the size of the population we have and more will be the, जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा डिमांड। परचेजिंग पावर में इंडिया इज टचिंग लाइक बिकमिंग सेकंड हाईएस्ट, अभी अबाउट टाइम वर्ल्ड में सेकंड लेवल पे आ जाएंगे। हम परचेजिंग पावर में इतने आगे, हम वर्ल्ड की किसी कंपनी को इंडिया में आने के लिए मना नहीं करते, हम चाइना से नफरत करते हैं फिर भी उसके प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये भारत देश है जनसंख्या वाला, जहां पे सिर्फ डिमांड है, परचेजिंग पावर है, जिस कारणवश हर चीज बिकती है, हर कैटेगरी की चीज बिकती है। इज इट सो? काम करना आना चाहिए, गंजे को कंघी यहां बेची जा सकती है। सेकेंड, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बोलूं, कैसे पॉपुलेशन बटी हुई है। अब मैंने बोला हर दूसरे सेकंड बच्चा पैदा होता है, तो कभी टीवी खोल के देखते हो हर दूसरे सेकंड ऐड आ रही होती है, मैमी पोको पैंट्स, किंडर जॉय, कैडबरी, अमूल दूध पीता है इंडिया, नेस्ले, व्हाई दे आर सेलिंग, व्हाई दे आर डूइंग सो मच ऑफ एंडोर्समेंट? रीजन इज दैट वी हैव लॉट ऑफ किड्स, और एक तो बर्थ रेट हाई है, बच्चे पैदा ही हो जा रहे हैं, और पैंडेमिक में तो बर्थ रेट और हाई हो गया। 2022 में ये पॉपुलेशन का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड टूटा है, हमें लगा पैंडेमिक विल बी बिकमिंग द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डेथ्स, बट डेथ तो हुई है, पर पैदा इतने हुए हैं, तो बर्थ रेट इज मोर हायर एज कंपेयर टू डेथ रेट। सो अगेन द पॉपुलेशन, अब पैदा हो रहे, मर इतने लोग। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, दिल्ली को तो तुम छोड़ो, पर यूजुअली इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। दिल्ली एनसीआर में तो देखो पॉल्यूशन वगैरह है, इतना है वो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसी, यानी अगर आप थोड़े से दूसरे एरिया में जाएंगे तो बूढ़े मरने को तैयार नहीं है, तो बूढ़े जा नहीं रहे। और जो यहाँ के बूढ़े हैं उन लोग को कौन जिंदा रख रहा है? उनके लिए अक्षय कुमार है ऐड करने के लिए, रिवाइटल बेच रहा है। तो एक समय वो टोबैको की ऐड कर रहा है, एक समय वो रिवाइटल की ऐड कर रहा है। तो आप देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज लार्ज, हाँ या ना? तो बच्चों के प्रोडक्ट्स बेचो,
टॉयज हैं, बिस्किट्स हैं, वी हैव n नंबर ऑफ किड्स प्रोडक्ट. आई हैव अ स्मॉल किड, वी हैव अ ह्यूज किंडरगार्टन टॉयज. इतना है कि उसका ही एक पूरा का पूरा टॉयज में वो ही डोंट ईट किंडर जॉय, बस उसका टॉय के लिए ही बाइज इट, ही थ्रोज इट एंड ही 5 मिनट में खराब कर देता है. तो इसका फायदा क्या, कौन उठा रहा है, किंडर जॉय. तो आप देखो हर प्रोडक्ट, और मैंने फ्रांस में किंडर जॉय टॉय वाला होता ही नहीं, फ्रांस और पेरिस से किंडर जॉय बोला, टेस्ट सेम है. वहां पे एक अंडे की शेप बनी होती है, उसके अंदर कोई टॉय नहीं निकलता. हमारे देश में खाने को भी है और खेलने के लिए भी है, और इसको ही हमारे देश के वही है ना, ऐसे बच्चे को कुछ भी दे दो खेलने के लिए. तो अब आप ये देखो, खेलने की वजह से वहां पे स्ट्रैटेजी चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को क्या चाहिए, खेलने को भी चाहिए, सस्ता घटिया दे दो. फॉरेन के बच्चे तो हेमलेस लेते हैं, यहाँ नहीं इतना ले रहे, तो उनको घटिया टॉय भी चलता है. तो आप ये मानो प्रोडक्ट्स कैसे इंडिया में बेचने हैं, क्योंकि इतना बच्चा है, हर बच्चे को कैसे बेचना है, उनके माँ बाप को कैसे बेचना है. बूढ़े हैं तो बूढ़ों के लिए आप ये मानो ये मरने को तैयार नहीं है, जो बूढ़े, उनको रिवाइटल, उनको स्टिक्स, उनको जो जो चाहिए उनके प्रोडक्ट्स, स्पेक्टिकल्स, नकली दांत, सोने के दांत, सब बिक रहा है. So it depends upon the age distribution also. So this is again, demand is dependent upon size and age. And this point is important. Distribution of income. इस पॉइंट के लिए थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स चलेंगे. क्या इस पॉइंट को समझाऊं आपको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसके लिए चार्ट बनाते हैं, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब एक जनरल टेंडेंसी होती है, जनरल, जिस भी देश की हाई इनकम है, हाई क्या होगी, डिमांड. हाई, ये तो अभी हम नॉर्मल गुड्स में पढ़ा है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है. दुबई की इनकम अच्छी है तो दुबई में डिमांड ज्यादा है. यूएस में इनकम अच्छी है, यूएस में डिमांड ज्यादा है. लोग कनाडा में रहते हैं और यूएस में कमाने जाते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पे आप शिप से जा सकते हो. तो पीपल अर्न इन यूएस एंड स्पेंड इन कनाडा बिकॉज कनाडा इज चीप. तो हाई इनकम, हाई डिमांड से जनरल लॉ. अब डिस्ट्रीब्यूशन, एक शब्द यहां पे लिख रही हूं इक्वल, और एक शब्द लिख रही हूं अनइक्वल. क्या लिखा, इक्वल और अनइक्वल. और तुम अपने देश के आंकड़ों से हिलने वाले हो अभी. अनइक्वल आंकड़ा सुनो, हमारे देश में 90% जनता एक तरफ है और 10% जनता एक तरफ है. 10% जनता के पास 3/4 इनकम है और 90% जनता के पास 1/4 इनकम है. कैन यू इमेजिन? ये इनइक्वालिटी है. मतलब आज जितनी भी हमारे देश के पास इनकम है, तो वो 3/4 तो 10% के पास है. तभी इनकम टैक्स देने वाले लोग ही 5% है. जीएसटी तो सब देते हैं, इनकम टैक्स किस पे लिया जाता है, इनकम पे. तो आज इनइक्वालिटी में ये लोग हैं और ये लोग हैं. अब इसको ऐसे लिखती हूं, ये रिच हो गए और ये ऊपर वाले क्या हो गए, पुअर. अब आप बताओ, व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, P2C, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, P2C. मैक्रो का न्यूमेरिकल नहीं बोलना, मैं आपको बेसिक बताती हूं. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, P2C. जो गरीब है उनमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है हाई, ज्यादा खाते हैं क्योंकि ज्यादा मेहनत करते हैं. आप मजदूरों को देखो, दे ईट लॉट, दे हैव हाई कैपेसिटी. रिच पीपल इज हैविंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लो, इनका कम होता है, ये कम कंजम्पशन करते हैं. क्योंकि ये खाने की कम कंजम्पशन करते हैं, पर ये ड्यूरेबल गुड्स, लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन क्या करते हैं, ज्यादा. और गरीब लोग खाने में ज्यादा करते हैं, वो गुड्स तो क्या ही लेंगे. अब ऐसे अनइक्वल पॉपुलेशन में, क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, अमीरों का कम होता है और
गरीबों का ज्यादा होता है। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करूं, यहां ध्यान देंगे, द वेल्थ ऑफ कंट्री जहां पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देर आर फ्यू रिच पीपल। कितने, मैंने आपको क्या बताया, कितने, एंड मेजॉरिटी इज पुअर, यानी अंडर सच कंडीशन P2C of the country will be less. Why less? Because जो अमीर लोग होते हैं वो लेस कंज्यूम करते हैं, किसके मुकाबले, पुअर के मुकाबले। इस कंट्री में होता क्या है, डिमांड फॉर द गुड्स विल बी लेस। यहां पे ओवरऑल डिमांड इस कंट्री में लेस रहती है, डिमांड कम रहती है, क्योंकि ओवरऑल P2C, क्योंकि अमीर के पास सारा पोर्शन है, वो ऑलरेडी कम है, और इधर डिमांड कम रहेगी। और अगर मैं इक्वल बोलूं, देखो इक्वल, सबके पास एक जैसा पैसा, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहेगा, हाई, और डिमांड क्या होगी, हाई। तो ये रहता है ऐसे देश जहां पे जनसंख्या बटी कैसे है। मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ कंट्री हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 100 CR, ठीक है। 90 CR आर गरीब एंड 10 CR आर अमीर। 90 CR खाना चाहते हैं पर है नहीं खाने को। 10 CR कितना ही खा लेंगे, कितना ही खा लेंगे, इतना खाएंगे ही नहीं, तो उनका P2C क्या रहेगा, लो, और इनका P2C क्या होगा, हाई। तो ओवरऑल इस देश का P2C क्या होगा, खाने वाले कितने लोग, खाना चाहते हैं 90% पर खा कितने पा रहे हैं, 10%, तो ओवरऑल P2C क्या हो जाएगा, कम, तो डिमांड क्या होगी, कम। पर अगर मैं बोलूं ये 100 करोड़ की जनसंख्या है, सब खा सकते हैं, तो ओवरऑल P2C तो हाई है और डिमांड भी क्या होगा, हाई। जनरल सी बात है। और यूजुअली भी होता क्या है, हमारी टेंडेंसी है ये, जैसे जो पीपल हु आर अर्निंग हाई, दे आर हैविंग वेरी लेस food but in very high quality, because they want to increase their lifespans and they are very choosy, they eat less and they invest their money a lot to become more rich, and they apply their minds in making more business and becoming more rich. But the labor class, they are not applying their minds in making money, but अपना पेट पूरा भरना चाहिए, तो वो खाने के लिए जीते, पर वो खा नहीं पा रहे। तो P2C अनइक्वल में, मैं फिर दोबारा बोल रही हूं, अगर जनसंख्या कैसी है, रिच एंड पुअर, तो रिच का P2C क्या होगा, P2C इट विल बी लो, एंड पुअर का P2C क्या होगा, तो ओवरऑल इस देश का क्या होगा, लो, तो डिमांड क्या होगा, लो, ओवरऑल P2C लो और डिमांड क्या होगा, लो। इक्वल, सब बराबर, P2C हाई और डिमांड क्या होने वाला है, हाई। आई होप इट इज क्लियर। इसे कॉपी करेंगे जल्दी से, जल्दी इसी चीज को कॉपी कर लो। The texts are coming, paper was easy आया अभी तो। इस बार एग्जाम्स इतने टफ नहीं थे। May 23 अच्छा, यूजुअली मैंने ऐसे देखा है, मैंने लाइजिंग फ्रॉम टीचिंग फ्रॉम मेनी इयर्स, तो मैंने देखा है जो नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट है उस समय इजी कर रहे हैं,
अब मई में मैंने कुछ अटेम्प्ट से देखा, मैं डरा नहीं थी, बट एज कंपेयर टू दिसंबर नवंबर मई अटेम्प्ट टफ आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड सा आ रहा है। कोई नहीं, हम 100% सब करेंगे तो हमारे लिए क्या टफ है, पर ऐसा मैंने 2-3 अटेम्प्ट से देखा है फॉर फाउंडेशन लेवल। अब आईसीआई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, क्या पता वो चेंज कर दे, इस बार भी इजी थे, पर यूजुअली पेपर ऐसे ही आता है, 20 क्वेश्चन इजी होते हैं, 40 क्वेश्चन हम ये मान के चल सकते हैं, 30 से 40 मीडियोकर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। 60-70% पेपर मुश्किल नहीं होता, जो 30 क्वेश्चन होते हैं फंसाते हैं, सारी एनर्जी वहीं लगती है। अभी कल एक मेरा स्टूडेंट है सीए फाइनल का, उसका पेपर हुआ डायरेक्ट टैक्स का, 2 एमसीक्यू आए, 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है सब्जेक्टिव में इन फाइनल। तो ऐसे डिस्कशन हुआ था, तो ही वाज टेलिंग कुछ टीडीएस का क्वेश्चन था, और वो एकदम अभी 25 नवंबर को एक अमेंडमेंट आई है, और वही सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू में पेपर में आ गया। अमेंडमेंट आई थी ऐसी अक्टूबर में, और नवंबर में पेपर में आ गया। तो उसको ये लग रहा था ये तो मुझे बड़े ढंग से आता है, पर उसने एमसीक्यू बड़ी जान लगाई, उसे समझ ही नहीं आया। ऐसे उसने एक और क्वेश्चन देखा, उसे समझ ही नहीं आया, वो बड़ा होपलेस हो गया कि यार हो क्या रहा है। फाइनल लेवल की बात बोल रही हूँ। बाद में पता चला इंस्टीट्यूट ने दोनों क्वेश्चन ही गलत दिए थे, ग्रेस मार्किंग मिलेगी, पर उसके तो 15 मिनट लग गए ना। तो इस वरीड की, इससे अच्छा तो मैं 15 मिनट वहां पे टाइम ही नहीं लगाता। तो कई बार ऐसा होता है कि वी इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन द क्वेश्चन इन विच वी आर नॉट सपोज टू। सो दैट इज व्हाई प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। प्रैक्टिस मीन्स द मोमेंट आई विल मेक दिस चैप्टर कंप्लीट। अभी तक जैसे मेरा एक मॉर्निंग बैच स्टार्ट हुआ है ना यहाँ पे, उस मॉर्निंग बैच में वी आर डन विथ 3 टेस्ट। So every week we have a test. After completion of 1 unit, we go with a test. So from that we understand the level. So that is important. So have you copied the same? Chalo. The last point of this concept, consumer credit facility and बच्चा interest rate. आज के समय का जमाना क्या है? आज कुछ भी बोलो, वो आप मॉल में चले जाओ, क्रोमा के शोरूम में चले गए, आपको चीज पसंद आई है, आपकी पॉकेट कह रही है कि मैं 50,000 खर्च करूं और फ्रिज लेके आऊं घर में। उन्होंने आपको 1 लाख का फ्रिज दिखाया, और वो बेअंत खूबसूरत, और अलमीरा, ग्लास, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बहुत अच्छे। आपने कहा यार ये तो हमारी हैसियत में नहीं है। कह रहे टेंशन क्यों, हम आपको 0% इंटरेस्ट वाला ईएमआई बना देते हैं, ₹1,00,000 की 10,000 दे जाइए, 9 किस्तें बना देते हैं आपकी, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड दो, स्वैप करो। अब मन में क्या आएगा, जेब में क्या लेके गए हो, 50, और लाख का खर्चा करा है, क्योंकि उसने क्या बोल दिया, 0% इंटरेस्ट। दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू मेक एंड अवेल ऑल द क्रेडिट फैसिलिटीज, और इससे, इस स्ट्रैटेजी से हमारे देश में डिमांड बढ़ रही है। मैं लेने जाती हूँ सस्ता और लेके आती हूँ महंगा, रीजन है बिकॉज दे आर गिविंग मी 0% इंटरेस्ट। तो मैम वो कमाते कैसे होंगे, फाइल चार्ज में कमा लेते हैं। कह रहे फाइल चार्ज लगेगा, फाइल चार्ज ही उनकी कमाई है, 2,500 ले लेते हैं उसमें, वो बाद में बताते हैं। और कई बार प्रोडक्ट प्राइस बढ़ा देते हैं, जैसे वो फ्रिज होगा ही 95 का या 92 का, मुझे कह दिया 1 लाख का है, हम आपको 9 किस्त में बना रहे हैं। गाड़ी लेने जाओ तो किस्तें बन रही है, घर लेने जाओ तो किस्तें बन रही है। आज के समय कहां पर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, मुझे जगह तो बता दो। आईजीपी 2 किस्त देना चाहो, यू हैव इंस्टॉलमेंट स्ट्रैटेजी, और यू कैन हैव, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो गिव फुल पेमेंट। तो एवरीवेयर दे आर गिविंग द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट, नो। सो जहां क्रेडिट है वहां पर क्या है, इजी डिमांड है। एंड ये मतलब दिस इज इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट इज जस्ट लाइक यूएस मार्केट नाउ। इंडियन मार्केट 2000 से पहले ऐसी नहीं थी, सब कैश में चलता था। आज हम यूएस को फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीट यूएस फॉलो। तो इससे क्या हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी टू परचेज मोर देन देयर करंट इनकम परमिट्स देम। तभी तो आधे लोग आजकल इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। मैंने बोला, एक मेरी फ्रेंड है, कह रही आई वांट टू स्टार्ट माय स्टार्टअप। तो मैंने कहा कर लेना। कह रहे वो जहां पे नौकरी कर रही हूँ ना,
और वो नौकरी छूटेगी तो मैं अपनी ईएमआई कहां से दूंगी? मेरी तो गाड़ी की भी, फोन की भी, मेरे घर की भी, मेरा जीवन ही ईएमआई है। तो अगर मैं ईएमआई देना है मुझे, तो मुझे सैलरी चाहिए, और सैलरी चाहिए तो मैं फिर सैलरी को कॉम्प्रोमाइज करके कैसे बिजनेस करूंगी? बिजनेस में तो 6 महीने साल लग जाएंगे कमाने में। तो आजकल बोलते हैं सैलरी इज अ ड्रग। आपको दे रहे हैं वो लोग, इसका मतलब अब आप उन्हीं के ही हो और आप ईएमआई में बंधे हुए हो। जीवन ही ऐसा चल रहा है। तो आज के समय करंट इनकम से ज्यादा परचेज करते हैं। और पुराने जमाने में पूछ लो कोई 60-65 साल का बंदा, अगर आप जानते हो, जो सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है, उसने बुढ़ापे में घर बनाया है। और आजकल की जनरेशन कब बना रही है? साल भर में। साल भर में आज आपको कमाने हुए 12, 15, 20 लाख के पैकेज लग जाते हैं आजकल बच्चों के। तो वो क्या करते हैं? पहले साल में ही गाड़ी ले ली, फोन ले लिया, दूसरे साल में घर बना लिया, फ्लैट खरीद लिया। आजकल ऐसा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्रेडिट फैसिलिटी, डिमांड बढ़ रही है। सो क्रेडिट फैसिलिटी मोस्टली डिटरमाइंस द डिमांड फॉर, आई एम हाईलाइटिंग, एक्सपेंसिव। क्योंकि यार जो चीज एक्सपेंसिव नहीं है वहां पे ईएमआई क्यों देंगे हम? रिक्वायर बल्क पेमेंट्स। अब जहां पे लाखों रुपए जाने हैं तो हमने कहा इजी तरीके से दे देना, तो आप हमें पार्ट्स में देने दो। लो इंटरेस्ट रेट भी एनकरेज करते हैं लोगों को डिमांड क्या करने के लिए? ज्यादा। और आजकल तो 0% इंटरेस्ट का और ट्रेंड चलाया हुआ है मार्केट में। क्लियर है आपको? ओ सॉरी, इसमें एक लास्ट पॉइंट और बचा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। व्हाट इज दिस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस? ये एक जनरल लॉजिक है। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिगरेट। अगर खैर गवर्नमेंट ने इसमें 72% टैक्स लगाया, अब वो 84 करने वाली है, तो इसके प्राइस बढ़ेंगे? अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे, अगर सिगरेट एक नॉर्मल गुड है, खैर नॉर्मल गुड नहीं है, जो एडिक्टेड है उनके लिए नॉर्मल गुड नहीं है, बट जो एडिक्टेड नहीं है उनके लिए नॉर्मल है। जो एडिक्टेड नहीं है, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी ना। जिस भी गुड्स में टैक्सेस लगने शुरू हो गए हैं ज्यादा, गवर्नमेंट जानबूझ के हेवी टैक्सेस इंपोज करती है, प्राइस बढ़ाती है, तो उस प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली डिमांड गिरे, इसलिए करती है। पेट्रोल में टैक्सेस क्यों बढ़ाए? पेट्रोल में वैट तक लगता था, अब वैट हटाया तभी तो पेट्रोल के रेट गिरे। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगी, प्राइस बढ़ाऊंगी, लोग क्या करें? इसका कंजम्पशन कम करे। और गवर्नमेंट जिसमें सब्सिडी दे दे, आपको पता होगा, आप जिस स्टेट को गवर्नमेंट डेवलप कराना चाहती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाके आप प्लांट लगाओ, आपको 10 साल तक टैक्स ही नहीं देना, साथ साथ गवर्नमेंट आपको सब्सिडी और दे रही है। उस केस में कॉस्टिंग कम होगी ना प्रोडक्ट की। अगर आपको कहीं पे जाके आपके प्रॉफिट पे 0% टैक्स देना है, दिल्ली में कंपनी खोल के बैठे हो 30% टैक्स देना है, तो कॉस्टिंग कहां ज्यादा होगी? दिल्ली में ना। और नॉर्थ ईस्ट में कॉस्टिंग कम होगी। तो जहां टैक्स कम वहां कम कॉस्ट, वहां पे कम कॉस्ट तो कम प्राइस तो ज्यादा डिमांड। तो गवर्नमेंट गेम खेलती है, निर्मला सीतारमन जी अपने बजट में गेम खेलती है। वहां टैक्स इंपोज करती है जहां पे वो चाहते हैं कि डिमांड क्या होनी चाहिए? कम, लोग कंजम्पशन कम करें, वहीं हाई टैक्सेस आते हैं। और जहां वो चाहते हैं कि जितनी डिमांड होनी है हो जाए, तो वहां पे वो क्या करेंगे? नो टैक्सेस, गिविंग सब्सिडी टू द रेलवेज, गिविंग सब्सिडी whosoever is buying electric vehicles, you know that ईवी लेते हैं तो हमें इनकम टैक्स में फायदा मिलता है। तो गवर्नमेंट ने ये काम क्यों करा? जस्ट उसकी डिमांड क्या बढ़नी चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़नी चाहिए, पेट्रोल की नहीं, सीएनजी की नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़े। तो जहां, बताओ सिंपल रूल, जहां पे टैक्स बढ़ाया, इसका मतलब क्या समझे? क्या बढ़वाया? प्राइस। और प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगी? और जहां टैक्स कम करा, सब्सिडी दे दी, तो आप बोलो प्राइस क्या हो जाएंगे? कम, और डिमांड क्या हो जाएगी? आई होप इट इज क्लियर। तो टोबैको है या सिगरेट्स है, यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं प्राइस बढ़ाने के लिए, पर ढीटों को फिर भी फर्क नहीं पड़ता। दैट इज अनदर केस। सॉरी, आई एम नॉट पिट पॉइंटिंग एनीवन, everybody's call. And the last point, and we are done with आज की क्लास।
future expectation about price. This is all about the stock market. This is all about cryptocurrency. Do you like cryptos? देखते हो आप क्रिप्टोस के बारे में? शेयर मार्केट कुछ जानकारी रखनी चाहिए, देखते रहा करो. चलो, एनी हाउ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, यही गेम है. बिटकॉइन क्यों लिया लोगों ने? दे हैव एन एक्सपेक्टेशंस कि भाई इसका दाम फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा. कोई भी पर्टिकुलर शेयर है, लोग क्यों लेके रखते हैं? क्योंकि इसका फ्यूचर, देखो पैसा कहाँ लगाया जाता है? भागते घोड़े पे या जिसकी टांग टूटी हुई है? मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ आज स्टॉक मार्केट का थंब रूल. जो भी स्टॉक मार्केट देखता है वो जरा समझेगा. स्टॉक मार्केट कुछ ऐसे चलती है. आई तो जस्ट लव वॉचिंग. ये स्टॉक मार्केट है, ये बड़ी 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 एक शेयर का ग्राफ बना रही हूँ. गिरा 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 गिरा, बढ़ गया बढ़ गया. कभी एक साथ नहीं बढ़ता, फिर बहुत ही बढ़ गया, फिर बहुत ही गिर गया. तो देयर इज लाइक अ फ्लक्चुएशन. अब देखो एक शेयर है, 250 रुपए का उसका हाई है और उस शेयर का लो है, लो उसका 150 रुपए का लो है. ये लो है और ये क्या है बेटा जी? हाई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं आपसे पूछ रही हूं, ये शेयर है 250. मैं स्टॉक मार्केट की अगर तुम्हें न्यूज देती हूं, मैंने बोला अगर ये शेयर 250 तोड़ देता है ना तो ये भागेगा, यानी और हाई मारेगा. और अगर ये 250 नहीं तोड़ता ना तो ये वहीं से नीचे गिर जाएगा. लेट सपोज इसने ये 250 नहीं तोड़ा, ये यहीं से नीचे गिर जाएगा. तो ये शेयर मार्केट में मूवमेंट रहती है. अब मान लो एक शेयर है 250 का और मैंने तुम लोग को बोल दिया द मोमेंट ये 251 पे रह जाए, अटक जाए, खरीद लेना, क्योंकि अब ये फ्यूचर में और बढ़ेगा. तो आपने डिमांड कब करी? क्योंकि आपको उम्मीद है ये शेयर फ्यूचर में 350 मारेगा, आकांक्षा मैम कह रही है. और ऐसा होता है. आईटीसी शेयर, मैंने बोला ऐसी क्लास में बोला जनरली कि जब ये शेयर 255, 257, 260 पे अटक जाए, खरीद लेना. सीधा 100 की मूवमेंट मारेगा. और ये मारा, और कईयों ने यहां पे बाइंग करी थी तो ये मार्केट में शेयर गिर गया, वो परेशान हो गए. कहते हैं जब आपका हाई ना टूटे ना, यहां पे अगर मान लो कोई कहता है चलो 230 पे बाय कर लेते हैं शेयर, तो भाई 230 में जरा वेट तो कर लो ये क्रॉस हो जाए. यहां से तो अभी गिरने की उम्मीद है ना. शेयर मार्केट ये हुआ, अब यहां बढ़ा, अगर ये यहां तक नहीं पहुंचा तो क्या पता यहीं से गिर गया. फिर उसके बाद ये क्रॉस हुआ, अब उम्मीद है कि ये कम से कम यहां से कहां पे जाएगा, यहां तक जाएगा. फिर इसके बाद यहां अगर अब ये वेट, ये क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, तो अब इसके ऊपर जा सकता है. तो वी हैव टू बाय द शेयर अकॉर्डिंगली टू द ग्राफ्स. तो अब मुझे उम्मीद है कि ये क्रॉस कर गया तो ये और बढ़ेगा, तो मैं डिमांड कहां करूंगी जल्दी बताओ? इधर करूंगी या नहीं? सो दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. If there is a future expectation about rise in price, then at the present demand will rise. और मुझे expectation है fall होगा तो present demand will fall. So this was about demand. क्या क्लियर है आपको? आज मैंने जो जो पढ़ा 2 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं, क्लास वाइंड अप करें. हमने क्या पढ़ा जल्दी बोलो मेरे साथ. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. पहला बोले P से बोला आपने प्राइस. प्राइस बोले तो higher the price, lower the demand. There is an inverse relationship. Second point, price of substitute good. Higher the price of one good, lower the demand. ऐसा नहीं. Higher the price of one good, higher the demand of other good. Lower the price of one good, lower the demand of other good. It is having a positive relationship, having a same satisfaction. अगला सब पढ़ रहे हैं. Complementary. Higher the price of one good, लोअर द डिमांड ऑफ अदर. कैसा रिलेशन? नेगेटिव. नॉर्मल गुड में कैसा रिलेशनशिप आप बोलो? नॉर्मल में पॉजिटिव, इंफीरियर में नेगेटिव, नेसेसिटी में कोई रिलेशन नहीं, कांस्टेंट. फिर आपने क्या देखा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस. जेम्स ड्यूसनबेरी ने कौन सा इफेक्ट दिया? डेमोन्स्ट्रेशन.
बैंडवेगन इफेक्ट क्या है? टू बी फैशनेबल एंड स्टाइलिश। थर्ड, स्नॉब इफेक्ट का मतलब एक्सक्लूसिव कंजम्पशन। फिर वेबलिन मतलब प्राइस इफेक्ट, हायर द प्राइस हायर द डिमांड। फिर अदर फैक्टर्स में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी डिमांड। पॉपुलेशन ऑल्सो इज अफेक्टेड बाय एज, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवान के लिए। देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जिस देश की इनकम ज्यादा उस देश में डिमांड ज्यादा। पर अगर देश की इनकम अनइक्वल बटी हुई है तो P2C कम होगा, डिमांड कम होगी, क्योंकि अमीर के पास सारा पैसा। जिस देश में बराबर बटा है तो P2C हाई होगा और डिमांड ज्यादा होगी। क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी है, इंटरेस्ट रेट कम है, डिमांड ज्यादा होगी। फिर कौन सा पॉइंट देखा? गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा रखा है, प्राइस बड़े होंगे, डिमांड कम होगी, एंड वाइस वर्सा। एंड लास्ट में स्टॉक मार्केट से रिलेट करा, एक शेयर हमें उम्मीद है, क्रिप्टो हमें उम्मीद है बढ़ेगा तो हम उसकी आज कम में डिमांड ज्यादा करेंगे, घटेगा तो हम काय को डिमांड करेंगे। पैसा भी तो भागते घोड़े पे लगता है। So that's what for today's class. Thank you so much.